तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर का फुल फॉर्म ये होता है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। पहली बात तो रिसेप्टर ये एक सेल के सरफेस पे रहता है और ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। मान लीजिए आपके बॉडी के कुछ भी मतलब आपको एक सेल से दूसरे सेल से सिग्नल पहुंचाना है तो ये उस काम में आपको हेल्प करते हैं। सेल सरफेस अगर आप देखेंगे, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये होता है सेल का मेम्ब्रेन और ये जो रिसेप्टर होता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये जो देख रहे हो ये होता है उसका सेल का सरफेस में। इसको कपल क्यों बोला गया है? कपल इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जी प्रोटीन दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक अगर आप चीज़ें देखोगे, ये रहता है सेल के मेम्ब्रेन पे। बाहर से कोई जैसे मॉलिक्यूल एसिटिल कोलिन वगैरह आते हैं, ये अटैच होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिग्नलिंग चलती है, फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये हो गया इसका बेसिक चीज़। याद क्या रखना है आपको, ये एक लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं जीपीसीआर। मान लीजिए आपका स्मेल हो गया, टच हो गया, ये सारे चीज़ों को, ये सारे सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। अब होता क्या है ना, जीपीसीआर डिफरेंट फंक्शन करता है। जैसे मैंने बोला आपको, स्मेल हो गया, टच हो गया, ये सब चीज़ें जीपीसीआर करता है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। ये होता है उसका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसका एन टर्मिनस होता है आउटसाइड में, इसका सी टर्मिनस जो होता है ये होता है साइटोसोल के साइड में। अभी ये हो गया जी, बस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर। जो आपको मैं जी प्रोटीन के बारे में बोल रहा था, जी प्रोटीन यहाँ नीचे इसके अटैच रहता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि जी प्रोटीन दिखता कैसा है, ठीक है। ये होता है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन को ट्राइमेरिक जी प्रोटीन बोलते हैं। क्यों ट्राइमेरिक बोला जाता है? इसमें 3 सब यूनिट होते हैं। एक तो हो गया आपका अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा और गामा में, अल्फा और गामा मेम्ब्रेन से कोवैलेंटली अटैच रहते हैं, बट बीटा बीटा अटैच किसके साथ रहता है? गामा के साथ रहता है। वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं रहता है। अभी मैं आपको जो बोल रहा था, जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है वो ये रहा, जी प्रोटीन यहाँ रहा, ये होता है ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर का। अब जीपीसीआर यहाँ पे आकर कोई भी आपका सिग्नलिंग, जैसे मैं बोला था एसिटिल कोलिन हो गया, यहाँ पे एसिटिल कोलिन, अगर मान लो ये एसिटिल कोलिन है, ये जो सर्कल में बना रहा हूँ, ये आके यहाँ पे अटैच हुआ। अटैच होने के बाद यहाँ पे सिग्नलिंग चलती रहती है। अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया? आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका रिसेप्टर, ये आपका हो गया ट्राइमेरिक जी प्रोटीन जिसमें होते हैं 3, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये आपका साइटोसोल का साइट हो गया, ये आपका एक्सटीरियर का साइट हो गया। जब एसिटिलीन कोलिन यहाँ पे आके बाइंड होते हैं, ये क्या करते हैं ना, अंदर सिग्नल भेजते हैं। अभी आप सिग्नलिंग का प्रोसेस को देखिए कि सिग्नलिंग कैसे चलता है। उससे पहले एक बार जान लेते हैं, ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, इसको बोलते हैं जीटीपीएच स्विच प्रोटीन। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलने का ये रीजन है, जब ये, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। जब क्या होता है ना, ये जीडीपी के यहाँ पे देख रहे हो, अगर अटैच हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट पे लिखा हुआ है टर्न ऑन। जब भी ये जीटीपी से बाउंड होते हैं, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब ये जीडीपी से बाउंड रहते हैं, सॉरी जीडीपी से बाउंड रहते हैं, ये तब ऑफ फॉर्म में रहते हैं। अभी आप देख पा रहोगे ये हो गए इनएक्टिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके अटैच नहीं है।
इसीलिए। तो जब मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा तब ये रहते हैं ऑफ फॉर्म में। किससे बाइंड रहते हैं? जीडीपी से बाइंड रहते हैं। अभी चलते हैं आगे, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ये होता है जी प्रोटीन, जिसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जब ऑफ कंडीशन में रहते हैं इसको ऊपर अटैच रहते हैं जीडीपी, जब ऑन कंडीशन में होता है इसके ऊपर अटैच रहता है जीडीपी। अब ओवरऑल प्रोसेस देखो, मैंने क्या बोला था, ये एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, ठीक है। इसका एन टर्मिनल यहाँ पे रहा, सी टर्मिनल यहाँ पे रहा, ये रहा एक्सटीरियर पार्ट, ये रहा साइटोसोल इंटीरियर पार्ट। इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7, ठीक है। इसको ये एनलार्ज करके दिखाया गया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा। अब ये है इनएक्टिव स्ट्रक्चर में। अब देखो यहाँ पे आ गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा ना, जीपीसीआर के रिसेप्टर में बाइंड हो गया। अब जब बाइंड हो गया है तब यहाँ पे ये जो जीडीपी है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस होगा? देखो यहाँ पे जीडीपी से रिप्लेस हो जाएगा। जीडीपी निकल जाएगा, जीडीपी आके अटैच हो जाएगा। इससे होगा क्या? होगा ना, ये जो जीडीपी प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब एक्टिव होता है ना, अल्फा से बीटा गामा अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब अलग हो जाते हैं, अल्फा जाके आगे अपना दूसरा काम करता है। वो क्या काम करता है? आपको पता होगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है, कैम्प, फिर क्रेव वगैरह वगैरह, जो अब आगे हम देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच हुआ, जीटीपी रिप्लेस हुआ, उसके जगह पे आके जीटीपी बैठा। जीटीपी बैठने के बाद ये क्या हुआ ना, अल्फा से बीटा गामा अलग हो। अब यहाँ पे देख रहे हो, अल्फा ये अलग है, बीटा गामा यहाँ से अलग है। अब ये जो अल्फा यूनिट है, GSA अल्फा सब यूनिट, ये क्या करता है ना, आडेनिल साइक्लेज का एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। वो जाके एक्टिवेशन करवाता है कैंप। मतलब अगले स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि कैंप जाके प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करवाता है। समझ पा रहे हो? पहले किसका होता है? आडेनिल साइक्लेज का होता है, फिर कैंप। अब कैंप यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया, ये क्या करेगा ना, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करवाएगा। कौन करवाएगा ना? कैंप करवाएगा, प्रोटीन काइनेज ए का एक्टिवेशन करवाएगा। पहले प्रोटीन काइनेज ए का स्ट्रक्चर समझ लो। प्रोटीन काइनेज का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें 2 चीजें होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी और एक होता है कैटालिटिक सब यूनिट। अब रेगुलेटरी सब यूनिट का क्या है ना, जब तक रेगुलेटरी कैटालिटिक सब यूनिट के साथ लगे रहेगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसमें क्या होगा ना, अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए कैंप जाएगा, रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद कैटालिटिक सब यूनिट इससे अलग हो जाएगा। जब कैटालिटिक सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट से अलग हो जाएगा, कैटालिटिक सब यूनिट मूव करेगा न्यूक्लियस के थ्रू, जहाँ पे वो काम करेगा किसके ऊपर ना, क्रेब के ऊपर। क्रेब क्या करेगा ना, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट है ना, ये कहाँ पे रह जाएगा? ये रह जाएगा साइटोसोल में रह जाएगा। लेकिन ये कैटालिटिक सब यूनिट मूव करेगा साइट न्यूक्लियस में मूव करेगा, जिससे वो क्रेब को इनएक्टिव से एक्टिव करवाएगा। क्रेब का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंप रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे और एक चीज आगे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह से रहता है। यहाँ पे एक रहता है CRE, कैंप रेस्पॉन्स एलिमेंट। जब क्रेव एक्टिव होता है वो जाके CRE पे बाइंड करता है। जब CRE पे बाइंड करता है, आगे जाके वो जैसे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में हेल्प करता है। अभी हम आपको तो मैं बहुत कुछ समझा लिया, जैसे कि कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है, बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद कैसे वो आडेनिल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, फिर वो कैंप जाके प्रोटीन काइनेज, क्रेव, ये सब हो गया। अब मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है।
ये देखो एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आप लोग पढ़ लिया थे यहाँ तक। प्रोटीन काइनेज यहाँ पे देख रहे हो, ये एक्टिवेट हो गया था। मान लो आपके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम हो गया, अब आपको चाहिए ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाने के लिए। ओके, यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो ये क्रेब का है। मैं बोला था ना आपके पास एक CRE एलिमेंट होता है जहाँ पे आके क्रेब बाइंड होता है, फिर mRNA फॉर्म होता है। ये रहा वो डायग्राम। अब मान लो आपके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, और आपको चाहिए ग्लूकोज मेरे बॉडी में बढ़ जाए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? पहली बात तो ग्लूकोज जब स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो पहली बात, आपको ग्लाइकोजन को स्टोर होना बंद करना पड़ेगा। देख पा रहे हो कहाँ पे सर्कल किया? ग्लाइकोजन सिंथेस, प्रोटीन काइनेज, ये सारे प्रोसेस लीवर में होंगे। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ये क्या करेगा ना, जब एक्टिव होता है वो ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोराइलेट करवा के एक्टिव से इनएक्टिव करवा देता है, जिसके वजह से ग्लाइकोजन फॉर्म होना बंद हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का स्टोर होना बंद हो जाता है, जिसके वजह से एक तरफ क्या होता है ना, इस तरह से ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगता है। अब क्या कर सकते हैं हम? दूसरा क्या होगा, पहले तो हम जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा था उसको हम बंद कर दिए। अब क्या होगा ना, जो स्टोर होके रखा है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे होगा? ये होता है एक फॉस्फोराइलेज काइनेज। जब ये देखो यहाँ पे जितने फॉस्फोराइलेट फॉर्म में है ना, वो यहाँ पे देखो ये इनएक्टिव था, यहाँ पे देखो इनएक्टिव फॉर्म में फॉस्फोराइलेशन है क्या? फॉस्फेट है क्या? नहीं है। ये इनएक्टिव से एक्टिव हुआ। कौन हुआ? फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हुआ। ये क्या करेगा ना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करवाएगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव करवाया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का यही काम होता है। वो जो ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पे देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये देखो ग्लाइकोजन ऐसे स्टोर होके रहता है, इसको ये ब्रेक डाउन करेगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा ना, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज पास होगा। तो समझ पा रहे हो आपको कैसे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना है? इस तरह से GPCR आपका हेल्प करता है, कैसे आपको ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना है, कमाना है। फिर ऐसे रिवर्स प्रोसेस भी होता है जिसके क्योंकि आप देखो अभी ग्लूकोज का अमाउंट कम है इसलिए आप बढ़ा रहे हो, फिर कुछ टाइम के बाद जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा फिर आपको उसको घटाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ कंट्रोल होती है। तो ये होता है बेसिक GPCR का सारे मतलब कैसे काम करता है, क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये होता है GPCR का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कपल क्यों बोलते हैं? ये जी प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पास 7 बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। एन टर्मिनस इसका आउटसाइड में रहता है, सी टर्मिनस इनसाइड में रहता है। अब ये रहा जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसके होते हैं 3 सब यूनिट। अल्फा गामा अटैच रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं ये GTP से, जब एक्टिव फॉर्म में होते हैं ये GTP से अटैच रहते हैं। अब हो गया, मान लो यहाँ पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लगता है। लगने के बाद क्या होता है ना, ये GTP को रिप्लेस करता है। GTP आके इसके ऊपर बाइंड होता है। कहाँ पे बाइंड होता है? अल्फा सब यूनिट में बाइंड होता है। होने के बाद क्या होता है? अल्फा से बीटा गामा अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये एक्टिवेट करते हैं आर्डिनिल साइक्लेज को। आर्डिनिल साइक्लेज एक्टिवेट करता है कैम को। कैम जाके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज के कितने सब यूनिट्स हैं? ये देखो, रेगुलेटरी सब यूनिट्स, कैटालिटिक सब यूनिट। जब तक रेगुलेटरी कैटालिटिक से बाइंड होता है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब जब प्रोटीन काइनेज ए जाके लगता है रेगुलेटरी सब यूनिट से, ये कैटालिटिक सब यूनिट को अलग कर देता है। कैटालिटिक सब यूनिट जाता है आगे न्यूक्लियस। रेगुलेटरी सब यूनिट रह जाता है साइटोसोल। अब ये तो हो गया, मैं पूरा मतलब समझाया जो आपको क्रेब का फॉस्फोराइलेशन होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद ये जो होता है जाके CRE से बाइंड होता है, फिर mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब देखो
ये सब हो गया इतने तक। और कहाँ पे बच गए, हाँ, ग्लूकोज का अमाउंट आपको बढ़ाना है बॉडी में, तो ग्लूकोज का अमाउंट अगर आपको बढ़ाना है पहले तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन बंद करवाना होगा, जिसको हमको ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ऑफ करना पड़ेगा। उसका वो रहता है एक्टिव फॉर्म में, उसको इनएक्टिव किया, यहाँ पे एक फॉस्फोराइलेशन हो गया, फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो वो हो गया ऑफ फॉर्म में। अब जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के लिए फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम क्या होता है, वो करता है ब्रेक डाउन किसका, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। इतना कुछ होता है बस। ये हो गया आपका जीपीसी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा पहला पहला वीडियो है, शायद इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, इसीलिए मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ कुछ गलती हो गया तो माफ़ करिएगा। थैंक यू।